नमस्कार। आज हम ईरान और इजराइल के उलझे हुए रिश्तों पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों के अंश हैं और हमारा मकसद है इस मुश्किल इतिहास और आज के तनाव को परत दर परत समझना। शुरुआत एक सच में चौंकाने वाली बात से करते हैं। कौन यकीन करेगा कि आज के ये कट्टर दुश्मन 1979 से पहले मतलब शाह के ज़माने में खुफिया तौर पर दोस्त थे। ईरान ने इजराइल को मान्यता दी हुई थी, उसे तेल भी देता था और दोनों अमेरिका के सहयोगी थे। कमाल है। हाँ बिल्कुल। उस वक्त हालात एकदम अलग थे। उनका एक साझा दुश्मन था अरब राष्ट्रवाद, खासकर मिस्र के नासिर। लेकिन 1979 में इस्लामी क्रांति हुई और बस सब कुछ बदल गया। शाह चले गए, आयातुल्लाह खुमैनी आ गए और नए ईरान ने इजराइल को फौरन नाजायज ज़ायोनी शासन घोषित कर दिया। और ये सिर्फ कोई राजनीतिक बयान नहीं था, ये उनकी नई विचारधारा का क्या कहते हैं एक बुनियादी हिस्सा बन गया। इजराइल की वैधता को ही नकार दिया। यहीं से दुश्मनी की असली शुरुआत हुई। अच्छा, तो ये दुश्मनी सिर्फ जमीन या सीमाओं को लेकर नहीं है, बल्कि ये विचारधारा की लड़ाई ज्यादा है। हाँ, ये एक बहुत अहम पहलू है। ईरान खुद को आप कह सकते हैं इस्लामी दुनिया और ख़ासतौर पर फिलिस्तीनियों के रक्षक के तौर पे देखता है। और दूसरी तरफ इजराइल है, जो ईरान को और ख़ास तौर पर ईरान के नेताओं की, जो इजराइल को मिटाने की धमकियां हैं, उनको अपने वजूद के लिए सीधा खतरा मानता है। और शायद इसी खतरे की भावना से जुड़ा है ईरान का परमाणु कार्यक्रम वाला मुद्दा, है ना? बिल्कुल सही कहा। ये दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है। ईरान तो हमेशा यही कहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, मतलब बिजली बनाने के लिए, मेडिकल ज़रूरतों के लिए। लेकिन इजराइल और कई पश्चिमी देशों को गहरा शक है। उन्हें डर है कि ईरान असल में परमाणु हथियार बना रहा है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि दोनों तरफ के दावे और शक एक दूसरे को और बढ़ाते हैं। एक साइकिल सी बन गई है। इजराइल का रुख साफ है, वो किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनने देगा। तो विचारधारा हो गई, परमाणु चिंता हो गई, क्या इसमें वो क्षेत्रीय दबदबे की लड़ाई वाला एंगल भी है? हाँ, निश्चित रूप से ये भी एक बड़ा कारण है। देखिए, मध्य पूर्व में कौन ज्यादा प्रभावशाली होगा, इसकी एक होड़ लगी हुई है। ईरान इसके लिए क्या करता है? वो प्रॉक्सी गुटों का सहारा लेता है, मतलब दूसरे देशों में जो हथियारबंद समूह हैं उनको सपोर्ट करता है। जबकि इजराइल अपनी ताकतवर सेना पर, अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद की काबिलियत पर और अमेरिका जैसे देशों के साथ अपने गठबंधनों पर ज्यादा निर्भर करता है। आपने प्रॉक्सी गुटों का जिक्र किया, जरा समझाएंगे कि ईरान इस रणनीति का इस्तेमाल ठीक कैसे करता है? हाँ, देखिए, प्रॉक्सी रणनीति का मतलब है कि आप सीधे लड़ाई में नहीं उतरते, पर अपने दुश्मनों को उलझाए रखते हैं। जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह है, ईरान उसे हथियार देता है, पैसा देता है, ट्रेनिंग देता है, और इजराइल उसे अपनी उत्तरी सीमा पर सबसे बड़ा खतरा मानता है। इसी तरह गज्जा पट्टी में हमास है, इस्लामिक जिहाद है, इनको भी ईरान का समर्थन है और ये अक्सर इजराइल पर रॉकेट दागते रहते हैं। सीरिया में भी ईरान का दखल है, वो राष्ट्रपति असद का समर्थन कर रहा है, अपनी फौजी मौजूदगी बढ़ा रहा है, जिसे रोकने के लिए इजराइल लगातार सीरिया में ईरानी ठिकानों पर, हथियारों के काफिलों पर हवाई हमले करता रहता है। तो ये सिर्फ बयानों या परमाणु चिंता तक ही नहीं रुका है, बल्कि एक तरह का अप्रत्यक्ष युद्ध, एक शैडो वॉर भी चल रहा है। बिल्कुल, और हाल के सालों में तो ये टकराव और भी तेज हो गया है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर साइबर हमले किए हैं। इसमें शायद सबसे मशहूर वो स्टक्सनेट वायरस हमला था। वो एक बहुत ही जटिल डिजिटल हथियार था, जिसे खास तौर पर ईरान के परमाणु सेंट्रीफ्यूज को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया था। इसके अलावा ईरान के कई बड़े परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याएं हुई हैं। शक इजरायली खुफिया एजेंसियों पर जाता है। दूसरी तरफ ईरान पर भी आरोप लगते हैं कि वो दुनिया भर में इजरायली ठिकानों और लोगों को निशाना बनाने की कोशिश करता है। और इसी सबके बीच 2020 के बाद वो अब्राहम समझौते हुए। उनका इस पूरे समीकरण पर क्या असर पड़ा? अब्राहम समझौते, हाँ, वो एक बड़ा मोड़ थे। उसके तहत इजराइल ने यूएई, बहरीन, मोरक्को जैसे कई अरब देशों से रिश्ते सामान्य कर लिए। अब इजराइल और इन अरब देशों के लिए तो ये आपसी सहयोग का एक जरिया है, लेकिन ईरान इसे अपने खिलाफ एक गठजोड़ के तौर पर देखता है। उसे लगता है कि वो और अलग थलग पड़ रहा है और इजराइल का पलड़ा भारी हो रहा है। और अभी हाल में 2023-24 के गजा युद्ध के बाद क्या सीधे टकराव का खतरा और बढ़ गया था? हाँ, वो बहुत ही खतरनाक दौर था। 7 अक्टूबर 2023 को जब ईरान समर्थित हमास ने इजराइल पर हमला किया और फिर इजराइल ने गजा में बड़ी सैन्य कार्रवाई शुरू की, तो डर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ऐसा लग रहा था कि कहीं ये चिंगारी ईरान और इजराइल के बीच सीधी जंग में ना बदल जाए। ईरान ने धमकियां तो बहुत दी, हिजबुल्लाह ने भी सीमा पर हमले तेज किए, लेकिन ईरान सीधे तौर पर लड़ाई में कूदने से
बचता रहा। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकाले? अगर इन दोनों ताकतवर देशों में सीधा युद्ध छिड़ जाए तो इसका असर क्या होगा? असर वो बहुत ही भयानक हो सकता है। ये सिर्फ उन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरे मध्य पूर्व को अस्थिर कर सकता है। और इसमें फिर अमेरिका, रूस, चीन जैसी बड़ी वैश्विक शक्तियां भी खिंच सकती हैं। दुनिया भर में तेल की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हो सकती है और परमाणु अप्रसार की जो कोशिशें हैं उनको भी भारी धक्का लगेगा। मतलब संक्षेप में कहें तो ये एक क्षेत्रीय संघर्ष से कहीं ज्यादा बड़ा एक वैश्विक संकट बन सकता है। तो हमने देखा कि कैसे दो देश जो कभी किसी जमाने में सहयोगी जैसे थे, आज एक इतने खतरनाक मोड़ पर आ खड़े हुए हैं। विचारधारा, परमाणु महत्वाकांक्षाएं, प्रॉक्सी युद्ध, ये सब मिलकर एक बहुत ही जटिल और सच कहूं तो डरावनी तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल। और ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। सवाल ये कि क्या ये प्रॉक्सी युद्धों, साइबर हमलों और खुफिया ऑपरेशनों का जो सिलसिला चल रहा है, ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, या फिर ये जो क्षेत्रीय समीकरण लगातार बदल रहे हैं उनके बीच किसी दिन ये एक सीधे खुले टकराव का रूप ले लेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा, लेकिन इस पर नजर रखना बहुत जरूरी है।